Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are into the fourth lecture on Principle of Banking Terms, Part 3. In this lecture, we will discuss following terms: traveler's check, treasury bill, accommodation bill, authorized capital, balance sheet of the bank, bearer check, bank rate, time bill, trustee, articles of association, agent, bank draft, bill of exchange and credit इंस्ट्रूमेंट। ये वो टर्म्स हैं जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा बैंकिंग टर्म्स के हवाले से तीसरा और आखिरी लेक्चर है। चैप्टर 1 से हम फर्दर जो प्रॉपर लेक्चर्स हैं टॉपिक वाइज वो हम 5th लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ट्रैवलर्स चेक, इसके नाम से जाहिर है कि सफ़र पे जो जाते हैं लोग वो इस चेक को बनवाते हैं बैंक से। This check is used by the people who travel from one place to another or from one country to another। क्या ज़रूरत पड़ती है इस चेक की? अपने पैसों की सेफ्टी के लिए लोग ट्रैवलर्स चेक का इंतखाब करते हैं। आप रास्ते में आपके पास अमाउंट ज़रा ज़्यादा है और आप इनसिक्योर फील करते हैं तो आप ट्रैवलर्स चेक बनवा कर सफ़र पर आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मेन खसूसियात या फ़ीचर्स वो क्या हैं कि ये इन राइटिंग होगा। ज़बानी कोई भी बैंक नहीं बताएगा बल्कि वो इन राइटिंग ये बना कर देगा। उसके बाद पर्टिकुलर सिग्नेचर्स हैं, पर्टिकुलर अमाउंट है, एक ख़ास अमाउंट का बनेगा, ऑथराइज्ड सिग्नेचर होंगे और एडवांस में पेमेंट की जाएगी। आप बैंक को पेमेंट करेंगे और ट्रैवलर चेक बनवा लेंगे। मतलूबा मंजिल पर जाकर वहाँ से आप इसको कैश भी करवा सकते हैं ताकि आप सफ़र में इस्तेमाल कर सकें। ट्रैवलर्स चेक का स्पेसिमन डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है और दूसरी बात आप नोट करें कि इसके ऊपर 2 तिरछी लाइनें खींची हुई हैं। इन तिरछी लाइनों का क्या मतलब है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फौरी तौर पे बताता चलूँ कि ये तिरछी लाइनें इसको ऐसा चेक बना देती हैं जिसे हम क्रॉस चेक कहते हैं और इसकी अमाउंट आप उस बैंक से जाकर ले सकेंगे। आपके अकाउंट में वो बैंक ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि इसके पैसे कैश में नहीं बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। 50,000 का ये ट्रैवलर चेक बनवाया है और एक शख्स इसको जेब में रख लेता है। मिसाल के तौर पे अगर ये कहीं गिर जाता है तो इसमें वरी की कोई बात नहीं, ये क्रॉस्ड है और ये अकाउंट में ही जमा होगा। दूसरी टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम बिल। When the payment of this bill is made at an expiry of a fixed future time,
इट इज़ कॉल्ड टाइम बिल। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया, उसकी पेमेंट 30 को मिलनी है, तो एक फ़िक्स्ड फ्यूचर डेट इसमें डिसाइड कर ली गई है, तो ये टाइम बिल है। टाइम बिल इसलिए कहते हैं कि इसकी एक ख़ास डेट फ्यूचर में डिसाइड कर ली जाती है कि फ़लाँ तारीख को इसकी पेमेंट की जाएगी, तो ये टाइम बिल है। इसके मेन फीचर्स डिस्कस करने के लिए हम इसके स्पेसिमन की तरफ जाते हैं। टाइम बिल, आप देखें स्पेसिमन ऑफ टाइम बिल क्या कहता है। लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है उस शख्स का जिसको ये पेमेंट मिलनी है, और डेट लिखी हुई है 1/2018 जब ये बनवाया गया। राइट साइड पे स्टैंप मौजूद है, सरकारी डॉक्यूमेंट होता है तो इसको सरकार बैक भी करती है, तो यहाँ पर स्टैंप लगाई जाती है। अमाउंट वर्ड्स में भी लिखी जाएगी और आपका डिजिट्स में, नंबर्स में भी लिखी जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ₹5000। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 2 months आफ्टर द डेट, 2 months आफ्टर द डेट, यानी कि ड्यू डेट थी फ़र्ज़ करें 30 तारीख़, तो 2 माह बाद जो 30 तारीख़ आएगी उस पर इसकी पेमेंट होगी। अ सम ऑफ ₹5000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, 5000 रुपया उस चीज़ के लिए जो कि आपने अभी ख़रीदी है और उसके लिए आपको टाइम दिया गया है, तो 2 माह आफ्टर द डेट, यानी कि 1 जुलाई 2018 के 2 माह बाद दिस इज़ पेएबल। आप देखें कि इसमें लेफ़्ट पे लिखा हुआ है टू सलीम अहमद लाहौर और फ्रॉम मोहम्मद अशरफ मुल्तान। आगे हमारे पास है जी ट्रेजरी बिल। द ट्रेजरी बिल इज़ अ डॉक्यूमेंट इन विच द गवर्नमेंट promises to pay a certain sum of money to a person or business concern। ट्रेजरी बिल जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ पर्सन और द बिज़नेस कंसर्न, किसी भी कारोबार को या किसी भी एक इंडिविजुअल शख्स को जब गवर्नमेंट प्रॉमिस करेगी तो वो ट्रेजरी बिल के ज़रिए करेगी। दिस इज़ ट्रांसफ़रेबल, ये नेगोशिएबल होता है, ट्रांसफ़रेबल होता है। गवर्नमेंट ने आपको एक लेटर बना कर दिया ट्रेजरी बिल के नाम से, उस ट्रेजरी बिल के अंदर आपकी अमाउंट मौजूद है। आप चाहते हैं कि आप इसे कैश ना करवाएं बल्कि किसी और को ट्रांसफ़र कर दें तो किया जा सकता है। इसकी तरीका वही होगा एंडोर्समेंट का। उसकी बैक साइड पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट और अपने सिग्नेचर्स करेंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड की नंबर और साथ में कॉपी अटैच करेंगे। इट कंटेन्स अ स्पेसिफाइड स्पेस फॉर द नेम ऑफ द परचेज़र। ख़रीदार की एक मखसूस इसके ऊपर जगह बनाई जाती है, उस वहाँ वो सिग्नेचर करता है। इफ़ द नेम ऑफ परचेज़र इज़ नॉट रिटन ऑन द बिल देन इट इज़ पेड टू द होल्डर। और अगर नाम ना लिखा हो तो फिर ये उसी का है जिसके ये हाथ में है, यानी कि जिस बंदे के पास ये बिल होगा ये उसी का है, उसकी पेमेंट भी उसी को मिलेगी। ट्रेजरी बिल के स्पेसिमन को देखते हैं तो ट्रेजरी बिल में आप देखें कि इसमें ड्यू डेट ऊपर लिखी गई है। आप देख सकते हैं कि अमाउंट लेफ़्ट साइड पे लिखी गई है नंबर्स में, और दिस ट्रेजरी बिल एंटाइटल्स, यहाँ पर उस बंदे का नाम आ जाएगा इस लाइन के ऊपर।
to payment of rupees 5 million at the State Bank of Pakistan out of the National Loans Fund, 30th day of the June 2018। लेफ़्ट साइड पे आपको एस नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर्स ट्रेजरी के होंगे और ये सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी की तरफ से जारी होगा उसके सिग्नेचर के साथ। इफ़ दिस ब्लैंक इज़ नॉट फिल्ड इन, द बिल विल बी पेड टू द बेरर। अगर यहाँ एस के नीचे उसका नाम ना लिखा जाए तो ये उसको मिलेगी इसकी पेमेंट जो उसका होल्डर होगा। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि ये ट्रेजरी बिल जो बनते हैं ये नेशनल लोन्स एक्ट के तहत बनते हैं। एक्ट हम जानते हैं कि क्या होता है कि एक ऐसा कानून जो कि पार्लियामेंट ने पास किया हो। कई कवानीन और इसे कई कवानीन पार्लियामेंट ने बनाए भी हैं। इसमें ट्रेजरी बिल एक्ट और नेशनल लोन एक्ट, इन दोनों का ज़िक्र इसके अंदर आपको मिलेगा। ट्रस्टी क्या होता है? ही इज़ सच अ पर्सन who looks after the property of any person in the will of such person। किसी शख्स की प्रॉपर्टी की केयर करना, उसकी हिफाजत करना, उसे लुक आफ्टर करना उस शख्स की इजाज़त से। तो जो शख्स ऐसा करेगा वो ट्रस्टी कहलाएगा। मिसाल के तौर पे एक 13 साल का बच्चा है, उसकी प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स की तरफ से उसे मिलनी थी, मगर वो 18 साल की उम्र के बाद मिलेगी। तो उसके वालिदैन उसको अभी ट्रांसफ़र नहीं किया उस बच्चे के नाम, लेकिन उसकी जगह एक ऐसे शख्स को ज़िम्मेदारी दे दी जाए जो उसकी प्रॉपर्टी की केयर करेगा और विल के मुताबिक जब वो बच्चा लीगल एज को पहुंचेगा, मेजर एज को पहुंचेगा, तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे शख्स को ट्रस्टी कहते हैं, हु लुक्स आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन। अब आता है जी हमारे पास एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्या है? इट इज़ अ बिल ड्रॉन, एक्सेप्टेड एंड नेगोशिएटेड। 3 वर्ड मैंने बोले। ड्रॉन का मतलब लिखा जाना, एक्सेप्टेड का मतलब कबूल करना, और नेगोशिएटेड का मतलब इसको ट्रांसफ़र करना। तो ये बिल ड्रॉ किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है और नेगोशिएट भी किया जा सकता है या ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? थ्रू एंडोर्समेंट। फॉर द टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ आइदर द ड्रॉर और एक्सेप्टर और फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ द बोथ। ये एक ऐसा बिल होगा जो टेम्परेरी तौर पर सहारा देने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ द बिल ड्रॉन, एक्सेप्टेड एंड नेगोशिएटेड फॉर द टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये बिल ड्रॉ किया जाएगा और इसे एकोमोडेशन बिल कहा जाता है। अब हमारे पास आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द बैंक which includes the rules and regulations necessary to run a bank and to govern the internal organization.
इसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाएंगे जो कि बैंक को अंदरूनी तौर पर चलाने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस जो रूल्स स्टेटस स्टैंडर्ड यूज़ किए जाएंगे वो इसमें तहरीर किए जाते हैं। अब आता है जी ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज़ दैट कैपिटल और दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल which a company is authorized to raise। हर कंपनी के कारोबार की एक हद होती है, इसी तरह बैंकों की भी एक हद मुकर्रर है। तो जितने कैपिटल का उसको कारोबार करने की इजाज़त होगी वो ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाएगा। मिसाल के तौर पे किसी बैंक के ऊपर सेंट्रल बैंक ये पाबंदी लगाता है कि आप इतने अरब का कारोबार कर सकते हैं, तो दैट इज़ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ द कैपिटल which a company is authorized to raise। अपने शेयर्स को बेचकर वो कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं एजेंट। He is the person who performs work according to the instruction of his owner। किसी के बिहाफ पे किसी का काम कर देना और पेमेंट लेना, इसे कहते हैं एजेंट। When a banker works according to the instruction of his customer, he acts as an agent। मिसाल के तौर पे वापडा ने बैंक को ये हिदायत दी कि वो उसके बिहाफ पे बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस कलेक्ट करे, तो बैंक अपना कमीशन लेकर वापडा के बिहाफ पर उसका काम कर देगा, तो बैंक एक एजेंट कहलाएगा। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। बैलेंस शीट ऑफ द बैंक इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिवील्स इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन द लाइट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के हवाले से जब किसी भी बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करना हो तो हम बैलेंस शीट का सहारा लेते हैं। एक बैंक हमेशा बैलेंस शीट का सहारा लेगा। बैलेंस शीट के स्पेसिमन की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिमन इस तरह से होता है। It is customary to adopt two sides of the balance sheet। बैलेंस शीट की दो साइडें होती हैं, एक साइड लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड। आप देख सकते हैं कि ऊपर बैलेंस शीट लिखा गया है और उसके बिल्कुल नीचे डेट लिखी गई है जिस डेट को ये बैलेंस शीट बनाई गई है, यानी कि 30th ऑफ द मंथ या फिर साल के एंड पे 31 दिसंबर, कोई भी डेट इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो उस वक्त तक की बैलेंस शीट ये रिप्रेजेंट करेगी। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि लायबिलिटीज़ हैं और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एसेट्स हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व फंड्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स फ्रॉम द अदर बैंक्स, bills payable, bills for collection, acceptances और बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंड पे हम लिखेंगे। एसेट्स के कॉलम में आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कैश इन हैंड एसेट होता है, वो बैंक का एसेट में लिखा जाएगा। रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, मनी एट कॉल, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिस्काउंटेड बिल्स, बिल्स, रिसीवेबल्स और बैंक प्रॉपर्टी। तो इन सब को हम इंशाल्लाह फर्दर अपने टॉपिक लेक्चर्स में डिस्कस किया करेंगे। बैंक ड्राफ्ट। द बैंक ड्राफ्ट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉन बाय वन बैंक ऑन अनदर बैंक और इट्स अदर ऑफिस which contains an order of the payment of the specified amount। सो बैंक ड्राफ्ट भी एक तरीका है जिसके ज़रिए हम
किसी को पेमेंट भिजवा सकते हैं, दे सकते हैं, और इसमें ख़तरा नहीं होता कि अगर ये कहीं गिर जाए तो ये ज़ाया हो जाएगा या कोई इसको कैश करवा लेगा। तो ये महफूज तरीका है किसी भी शख्स की तरफ से किसी भी शख्स को पेमेंट करने के लिए। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह अनकंडीशनल होता है और ऑर्डर होता है, ड्रॉन बाय वन बैंक, एक बैंक से आप बनवाते हैं और उस बैंक के नाम बनवाते हैं जिसमें उस बंदे की अकाउंट होता है जिसको आपने पेमेंट भिजवानी है। बैंक ड्राफ्ट के स्पेसिमेन को देखिए तो इसमें आप देखिए कि लेफ़्ट पे बैंक का नाम है, आपने इस बैंक से अपना ड्राफ्ट बनवाया है। याद रहे कि ड्राफ्ट बनाने के स्पेसिफिक कमीशन है। मिसाल के तौर पे 10,000 तक का अगर बनवाना है तो आप 1200 रुपया कमीशन पे करते हैं आजकल। बैंक ड्राफ्ट बनवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा सेफ्टी ऑफ द अमाउंट है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि कोई शख्स दूसरे शहर में रहता है और वो नहीं आ सकता पेमेंट करने के लिए, तो वो ड्राफ्ट बनवा कर भिजवा सकता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपने बहुत से लोगों से पेमेंट लेनी है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिशन फ़ीस आपने पे करनी है तो बैंक ड्राफ्ट पे करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है। तो आप वो ड्राफ्ट बनवा कर आप अपने एग्ज़ाम सेल को भेज सकते हैं। इससे आपकी पेमेंट महफूज रहती है और पे भी हो जाती है। जी, अब हम पढ़ते हैं बेरर चेक। ये भी एक चेक की किस्म है। इट इज़ अ चेक विच इन्वॉल्व्स नो रिस्ट्रिक्शन एंड एनी पर्सन कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक विदाउट गिविंग इट्स आइडेंटिफिकेशन। बाय सेट रूल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आइडेंटिफिकेशन इसमें ज़रूरी नहीं है और इसके ऊपर नाम भी नहीं लिखा होता उस शख्स का जिसने इसे ड्रॉ करना है, इसलिए इसे बेरर चेक कहते हैं। जिसके पास है उसी का है, वही उसकी पेमेंट को विड्रॉ कर सकता है। बेरर चेक अलाइड बैंक, ये अलाइड बैंक का एक बेरर चेक है। आप देख सकते हैं कि इसके इंदराजात से, इसके कंटेंट से आप मोस्टली वाकिफ़ हैं। इसमें जो डिफरेंस वाली बात है वो नोट करने वाली ये है कि जहाँ पर पे लिखा हुआ है उसके सामने लाइन के ऊपर लफ्ज़ सेल्फ़ लिखा जाता है, यानी कि जो आया है उसको दे दिया जाए, और इसके ऊपर कुछ नाम भी लिखा जाए, इसके ऊपर कुछ नाम भी लिखा जाए तो ये चेक वही कैश करवा सकता है जिसके पास ये हो। देखते हैं जी अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ क्रेडिटर और सेलर फॉर डेटर और बायर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और टू अ सर्टेन पर्सन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर तहरीर होता है, क्रेडिटर या सेलर की तरफ से एक ऑर्डर होता है बायर को कि वो इतनी अमाउंट पे करे, क्योंकि उसने जो ट्रांजैक्शंस की थी उसकी वैल्यू के मुताबिक उसको पेमेंट इस डेट पर करनी है। इसकी कई किस्में हैं, अकोमोडेशन बिल, साइट बिल, टाइम बिल, ट्रेड बिल, ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज की किस्में हैं। Bank rate. The bank rate or the discount rate is the rate charged by the central bank on loans against securities. Central bank जो भी कर्ज़े के ऊपर चार्ज करेगा वो बैंक रेट कहलाएगा। सिंपल लफ्ज़ों में लोन के ऊपर दिया गया इंटरेस्ट क्या कहलाता है? बैंक रेट, और ये स्टेट बैंक डिफ़ाइन करता है। Credit instrument. These are such instruments which are related with the promise of the future payments and receipts.
जब किसी लेन देन ट्रांजैक्शन के अंदर उधार का एलिमेंट होगा तो उसके उधार के सबूत के लिए जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा उसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बैंक ड्राफ्ट एट्सेट्रा, ये सब उधार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब उधार दिया या लिया तो इनके ऊपर तहरीर किया जाएगा और ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। करंट अकाउंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रनिंग एंड एक्टिव अकाउंट। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। इसमें आप जितनी बार मर्ज़ी चीज़ें अमाउंट मनी निकाल सकते हैं और इसमें डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता। करंट अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट नहीं दिया जाता, सिर्फ सेविंग और फिक्स के ऊपर दिया जाता है। अब आता है जी हमारे पास क्लियरिंग हाउस। इट इज़ दैट डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक where the representatives of the member banks and financial institutions gather to settle their accounts. Clear और settle their accounts. ये सेंट्रल बैंक का वो डिपार्टमेंट है जिसमें मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदे आते हैं और अपनी अपनी डिमांड्स, अपनी अपनी अकाउंट्स सेटल करवाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अलाइड बैंक और हबीब बैंक हैं, इनके नुमाइंदे वहाँ जाएंगे सेंट्रल बैंक में और एक दूसरे के साथ लेन देन में सेटलमेंट करवाएंगे। जैसे अलाइड बैंक की तरफ से कुछ चेक, क्रॉस चेक गए थे हबीब बैंक को और कुछ हबीब बैंक की तरफ से आए थे अलाइड बैंक को। तो इन दोनों को सेटल करने के लिए, क्लियरेंस करने के लिए ये नुमाइंदे वहाँ इकट्ठे होते हैं एक ऐसे इदारे में जिसे हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस। मिसाल से समझिए इसको कि क्रॉस चेक थे 40,000 के अलाइड बैंक के जो कि उसने हबीब बैंक की तरफ भेजे और 30,000 के हबीब बैंक के चेक्स थे जो कि उसने अलाइड बैंक की तरफ भेजे पेमेंट के लिए। तो अलाइड बैंक क्या करेगा कि अलाइड बैंक जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो उसको हबीब बैंक को पे कर देगा और 30,000 जो है वो सेटल हो जाएगा। तो इस अंदाज से आप देखेंगे कि ये एक क्लियरिंग हाउस एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। कैश क्रेडिट, banks also given cash credit against current assets such as shares and bonds. करंट एसेट्स क्या होते हैं जो कि 1 साल से कम अरसे के मुद्दत रखते हैं, वो करंट एसेट्स होते हैं। जैसे शेयर्स हैं और बॉन्ड्स हैं, 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगे, तो ये करंट एसेट्स हैं। और इन करंट एसेट्स के अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो कैश क्रेडिट कहलाता है। In this type of loan, interest is charged on the amount actually withdrawn. तो जितनी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे इस लोन में से उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट रेट। Dear students, in this lecture we have discussed traveler's check, treasury bill, accommodation bill, authorized capital, balance sheet of the bank, bearer check, bank rate, time bill, trustee, articles of association, agent, bank draft, bill of exchange, credit instruments. Thank you very much for your patience. Dear students, that's all for today's lecture. For any doubts regarding lecture subject, feel free to contact on this email or WhatsApp. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे अहम बात यह है कि जो भी असाइनमेंट्स आपको असाइन हों इस हफ़्ते में वो आपने मुकम्मल करनी है और उन्हें तहरीर करके
आपने सबमिट करवाना है। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।